प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 10वीं सेमुसी भाग 2 पाठ 8 विचित्र साक्षी पाठ को लेकर उपस्थित हूँ। इस पाठ को 3 भाग में पढ़ाया जाएगा। पार्ट 1 में हिंदी अनुवाद, पार्ट 2 में अभ्यास कार्य एवं पार्ट 3 में परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा। तो आज हम लोग इस पाठ के हिंदी अनुवाद को पढ़ेंगे। प्रस्तुत है पाठ विचित्रः साक्षी। अष्टमः पाठः विचित्रः साक्षी। 8वां पाठ विचित्र साक्षी। विचित्र मतलब होता है अनोखा, साक्षी मतलब जो साक्ष्य तो जिसके सामने घटना घटी अथवा गवाह, तो विचित्र गवाह। अयं पाठः ओम प्रकाश ठाकुर विरचित कथायाः संपादितः अंशः अस्ति। यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर के द्वारा विरचित कथा का संपादित अंश अर्थात ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा लिखित कथा से यह लिया गया है। इयं कथा बंग साहित्यकार बंकिम चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारिता अस्ति। इयं कथा यह कथा बंग साहित्यकार बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा न्यायाधीश रूपेण न्यायाधीश के रूप में प्रदत्त निर्णय ऊपरी लिए गए निर्णय के ऊपर आधारित है। न्यायकर्तारः सत्यासत्य निर्णयार्थं यदा कदा तादृशानां युक्तीनां प्रयोगः कुर्वन्ति। न्यायकर्तारः अर्थात न्यायाधीश मतलब जज सत्यासत्य निर्णयार्थम सत्य और असत्य के निर्णय के लिए यदा कदा कभी कभी तादृशानां युक्तीनां प्रयोगम कुर्वन्ति ऐसे युक्तियों का प्रयोग करते हैं, या फिर जिससे प्रमाणम विनाय अपि प्रमाण के बिना भी न्यायः स्यात् न्याय हो सके। अस्याम कथायाम अपि इस कथा में भी न्यायाधीशेन न्यायाधीश के द्वारा तथैव मार्गम आचरितः उसी प्रकार के मार्ग का आचरण किया गया है। अब यहाँ से पाठ का प्रारंभ होता है। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। कश्चन अर्थात कोई, निर्धनो जनः गरीब आदमी, भूरि परिश्रम्य बहुत परिश्रम करके मेहनत करके, किंचित वित्तम उपार्जितवान कुछ धन कमाया। तेन वित्तेन उस धन से स्वपुत्रम अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेशम दापयितुम प्रवेश दिलाने में सफलो जातः सफल हो गया। अर्थात एक निर्धन व्यक्ति अत्यधिक मेहनत करके कुछ धन कमाया और उस धन से अपने पुत्र को किसी महाविद्यालय में एडमिशन कराने में सफल हुआ। तत्तनयः तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्नः संभूत। तत्तनयः उसका पुत्र तत्रैव वहीं पर छात्रावासे छात्रावास में अर्थात हॉस्टल में निवास करते हुए अध्ययने संलग्नः संभूत अध्ययन में लग गया। एकदा सपिता एक बार सपिता वह पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य अपने पुत्र की रुग्णता बीमारी को सुनकर अर्थात वह पुत्र बीमार हो गया जिसे सुनकर व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए। च पुत्रम द्रष्टु च प्रस्थितः और पुत्र को देखने के लिए चल पड़े। परम अर्थ कास्येन पीड़ितः स बस यानम विहाय पदातिरेव प्राचलत। परंतु अर्थ कास्येन धन की कमी से के कारण धन के कमी से पीड़ित दुखी होकर स बस यानम विहाय वह बस को छोड़कर पदातिरेव प्राचलत पैदल ही चल पड़े।
पदातिक्रमेण संचलन सायं समये अपि असौ गंतव्यात् दूरे आसीत्। पदातिक्रमेण पैदल चलते हुए सायं शाम के समय में भी गंतव्यात् अपने गंतव्य से अर्थात जहाँ उसे पहुँचना है उससे दूरे आसीत् दूर ही था। निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न सुभावः। निशा अंधकारे रात के अंधेरे में प्रसृते अर्थात फैले हुए विजने प्रदेशे निर्जन प्रदेश में पद यात्रा पैदल यात्रा न शुभावः शुभकारी नहीं होती अर्थात कल्याणकारी नहीं होती। एवं विचार ऐसा विचार करके सपार्श्व स्थिते वह पास में है स्थित ग्रामे गांव में रात्रि निवासम कर्तुम रात में निवास करने के लिए किंचित गृहस्थम उपागतः किसी गृहस्थ के घर पर आया। करुणापरो गृहे तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। करुणापरो अर्थात दयालु गृहस्थ ने गृहस्थ अर्थात जिस व्यक्ति का घर था वह कैसा था विशेषण है यह करुणापरो दयालु गृहस्वामी ने तस्मै उसके लिए आश्रयम प्रायच्छत आश्रय दिया अर्थात वहाँ रुकने के लिए स्थान दिया। विचित्रा दैव गति पर भाग्य की गति भी अनोखी होती है। तस्याम एव रात्रौ उसी रात को तस्मिन् गृहे उस घर में कश्चन चौरः कुछ चोर गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः कोई चोर उस घर में प्रवेश किया। तत्र निहिताम एकम मंजूषा आदाय पलायितः और तत्र मतलब वहाँ निहिताम एकाम मंजूषा वहाँ पर रखा हुआ एक संदूक अर्थात बॉक्स आदाय लेकर पलायितः भाग गया। चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चौरशंकया तम अनुधावत। अग्रणाच्च चौरस्य पादध्वनिना चोर की पैरों की ध्वनि से जगा हुआ अतिथि अर्थात चोर की पैरों की आवाज़ सुनकर वह अतिथि जग गया और चौर संख्या चोर को की शंका से अर्थात चोर मानकर तम अनुधावत उसके पीछे दौड़ा और पकड़ लिया। परम विचित्रम अघटत परंतु अनोखी घटना घटी। चौरः एव उच्चैः क्रोशितुम आरभत चोर ही जोर से क्रोशितुम आरभत अर्थात चिल्लाना शुरू कर दिया। चोरो अयम इति यह चोर है ऐसा कहकर चोर ही चिल्लाना शुरू कर दिया। तस्य तारस्वरेण प्रबुधाः ग्रामवासिनः स्वगृहाद् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् इति तारस्वरेण इस प्रकार के उसके लगातार चिल्लाने से तार स्वर से अर्थात चिल्लाने से प्रबुधाः ग्रामवासिनः गांव के लोग जगकर स्वगृहात् निष्क्रम्य अपने घर से निकलकर तत्र आगच्छन् वहाँ आए। बराकम अतिथिम एव च और बेचारे अतिथि को ही चौरम मत्वा चोर मानकर भर्त्सयन् निंदा करने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव यद्यपि गांव के आरक्षी अर्थात सिपाही ही चोर आसीत चोर था यद्यपि उस गांव का सिपाही ही चोर था। तत्क्षणम एव उसी समय रक्षा पुरुषः रक्षक अर्थात सिपाही ने तम अतिथिम उस अतिथि को चोरो अयम यह चोर है इति प्रख्याप्य ऐसा मानकर कारागृहे प्राक्षिपत जेल में डाल दिया। इस पूरे पैराग्राफ का एक बार अर्थ समझ लीजिए कि
जब उस गृहस्थ व्यक्ति ने उसे स्थान दिया रहने का, तो उसी रात उस घर में एक चोर प्रवेश किया और बॉक्स को लेकर भाग गया। लेकिन चोर के पैरों की आवाज़ सुनकर यह अतिथि जाग गया और उसके पीछे पकड़ने के लिए दौड़ा, पकड़ लिया। लेकिन वह चोर ही जोर से चिल्लाने लगा और अतिथि को चोर साबित किया। तो उसके लगातार चिल्लाने के कारण जो ग्रामवासी थे वो आए और इस अतिथि की ही निंदा करने लगे चोर मानकर। और जो चोर था वह गांव का सिपाही ही था। तो फिर बाद में उसने सिपाही ने उस अतिथि को चोर कहकर उसे कारागार में डाल दिया। अगला पैराग्राफ है, अग्रिमे दिने स आरक्षी चौराभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। अगले दिन वह आरक्षी अर्थात उस सिपाही ने चौराभियोगे चोरी के अभियोग में तम उसको अर्थात उस अतिथि को न्यायालयम नीतवान न्यायालय ले गया। न्यायाधीशो बंकिम चंद्रः उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उभाभ्याम उन दोनों का पृथक पृथक अलग अलग विवरण को सुना अर्थात बयान को सुना। सर्वम वृत्तम अवगत्य सब कुछ समझकर, स तम निर्दोषम अमन्यत उसको निर्दोष माने, आरक्षिणम च दोष भाजनम और उस आरक्षी को ही दोषी माने। किंतु प्रमाणाभावात् स निर्णेतुं न शक्नोत, परंतु प्रमाण के अभाव में वह निर्णय नहीं कर सके। ततो असौ तो उन दोनों को अगले दिन उपस्थापितुम आदिष्टवान अगले दिन पुनः उपस्थित होने का आदेश दिया। अन्य दिहो तौ न्यायालय स्वस्वपक्षम पुनः स्थापितवन्तौ। अगले दिन तो न्यायालय वे दोनों न्यायालय में स्वस्वपक्षम अपने अपने पक्ष को पुनः स्थापितवन्तौ अपने अपने पक्ष को पुनः स्थापित किए अर्थात रखे। तदैव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत, तभी कोई कर्मचारी वहां आकर निवेदन किया यत् कि इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः, कि यहाँ से 2 कोस की दूरी पर कश्चित् जनः कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मारा गया है अर्थात किसी व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। तस्य मृत शरीरम उसका मृत शरीर राजमार्गम निकषा वर्तते राजमार्ग के निकट है पास में है। आदिश्यताम किम करणीयम इति आदेश कीजिए क्या करना है। न्यायाधीशः आरक्षिणम् अभियुक्तं च तं शवं न्यायालये आनेतुम् आदिष्टवान। न्यायाधीश ने उस आरक्षी एवं अभियुक्त अर्थात जो सिपाही था उसे और जो अतिथि था, अतिथि ही को अभियुक्त कहा गया क्योंकि उस पर चोरी का अभियोग लगा है। तो आरक्षी और अभियुक्त दोनों को उस शव को न्यायालय में ले आने के लिए आदेश दिया। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम आदेश प्राप्त होने पर वे दोनों चल पड़े। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितं पटाच्छादितं देहं स्कन्धेन वहन्तौ न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितौ। तत्रोपेत्य वहाँ पहुँचकर काष्ठपटले अर्थात लकड़ी के तख्ते पर निहितम रखा हुआ पटाच्छादितम कपड़े से ढके हुए शरीर को स्कंधे न कंधे पर वहन्तौ उठाए हुए न्यायाधिकरणम न्यायालय की ओर चल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत आरक्षी अर्थात सिपाही मोटे और शक्तिशाली शरीर वाला था। अभियुक्तश्च अतीव कृशकायः
और अभियुक्त जो अपराधी था अर्थात जो अतिथि था अतीव कृषकाय अत्यधिक कृषकाय था। अभियुक्त का मतलब जिस पर आरोप लगा है और वो पहले अतिथि था। अभी जहाँ पे अभियुक्त आया है इसका मतलब उस व्यक्ति के लिए ही कहा गया है। भारवतः शवस्य स्कंधेन, भारवतः भारी शव को स्कंधेन कंधे से उठाना वहन करना तत्कृते दुष्करम आसीत उसके लिए बहुत कठिन था। स भार वेदनया क्रंदन्ति स्म वह भार की वेदना से अर्थात बोझ उठाने के कष्ट से रो रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य उसके रोने को देखकर अर्थात उसका रोना सुनकर मुदित आरक्षी प्रसन्न हुआ सिपाही तम उवाचा उससे बोला, रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया ग्रहणात् वारितः। रे दुष्ट तस्मिन् दिने उस दिन त्वया तुम्हारे द्वारा अहम चोरिताया मेरे चोरी के बॉक्स को संदूक को ग्रहण करने से रोका गया था अर्थात चोरी तुम नहीं करने दिए थे। इदानीं निजकृतस्य तो अब निजकृतस्य अपने करने का अर्थात जो तुमने किया है उसके फलम भुङ्क्ष्व उसके फल को भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे इस चोरी के अभियोग में त्वं वर्षत्रयस्य तुम 3 वर्ष के कारादंडम लपस्यसे कारादंड को अर्थात जेल को पाओगे। इति प्रोच्य ऐसा बोलकर उच्चैः अहसत जोर से हंसने लगा। यथा कथंचित उभौ किसी प्रकार से वे दोनों शवम आनीय शव को लाकर एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तो एक चौराहे पर रख दिया। न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनायाः विषये वक्तुम् आदिष्टौ न्यायाधीश ने पुनः घटना के विषय में वक्तुम् आदिष्टो बोलने का आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुवती आरक्षी अर्थात सिपाही ने अपने पक्ष को प्रस्तुत किया। आश्चर्यम घटत आश्चर्य घटित हुआ अर्थात आश्चर्यजनक घटना हुई। स शवः वह शव अर्थात जो मरा हुआ शरीर था उसे शव कहते हैं। वह शव प्रवारकम अपसार्य अर्थात जो ओढ़ा हुआ था उसे अपसार्य हटाकर न्यायाधीशम अभिवाद्य न्यायाधीश को अभिवादन करके निवेदितवान कहा, मान्यवर एतेन आरक्षिणाम अध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि। हे मान्यवर इस आरक्षी ने जो कहा है मैं उसको कहता हूँ अर्थात आरक्षी ने जो बात को कही है रास्ते में मैं उसे आपको बताता हूँ। त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः ग्रहणाद वारितः तुम्हारे द्वारा मुझसे चोरी की गई मंजूषा को ग्रहण करने से रोका गया अर्थात तुमने मुझे वह चोरी का मंजूषा बॉक्स लेने नहीं दिया। अतः इसलिए निज कृतस्य फलम भुक्ष्व तुम अपने किए का फल भोगो। अस्मिन् चौराभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लपस्यसे इस चोरी के अभियोग में तुम 3 वर्ष की कारावास अर्थात कारागार के दंड को पाओगे। न्यायाधीशः आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य तम जन्म स सम्मानम मुक्तवान। न्यायाधीश ने उस आरक्षिणे सिपाही को कारादंडम आदिश्य कारादंड देकर अर्थात जेल का दंड देकर तम जन्म उस व्यक्ति को ससम्मानम मुक्तवान सम्मान के साथ मुक्त कर दिया। अतएव उच्यते इसलिए कहा गया है दुष्कराणाम्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीतियुक्तिं समालम्ब्य लीलैव प्रकुर्वते।
इसलिए कहा गया है दुष्कराणाम अपि कर्माणि, दुष्कर अर्थात कठिन काम को भी, मति वैभवशालिनः, मति मतलब जिनकी बुद्धि अर्थात जो बुद्धिमान है, बुद्धि के संपत्ति से युक्त लोग, बुद्धिमान व्यक्ति नीति और युक्ति को समालंब्य, नीति और युक्ति का सहारा लेकर के कठिन से कठिन कार्य को लीलैव प्रकुर्वते, खेल खेल में आसानी से कर लेते हैं। अर्थात जो न्यायाधीश थे बंकिम चंद्र चटर्जी, तो उनके लिए जब यह निर्णय ले पाना कठिन हो गया था कि कैसे हम प्रमाणित करें, क्योंकि वहाँ पर प्रमाण नहीं था, तो उन्होंने यह युक्ति निकाली। अर्थात जो यहाँ पर शव कहा गया है वह वास्तव में शव नहीं था, कोई मरा हुआ व्यक्ति नहीं था, बल्कि यह उसके पक्ष को जानने के लिए एक तरीका था। जो वह एक जीवित व्यक्ति था और केवल स्वांग अर्थात नाटक कर रहा था मरने का, और रास्ते में जो बातें हुई उसको सुना और न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया, और उस युक्ति के द्वारा, उस तरीके के द्वारा न्यायाधीश उचित निर्णय को दे पाए। तो इस पाठ को विचित्र साक्षी इसलिए कहा गया है कि वहाँ पर जो शव बनाया गया है, अर्थात जो शव होता है, कोई मृत शरीर होता है, वह किसी प्रकार की गवाही नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर जो शव बनाया गया है वह यहाँ पर गवाही दे रहा है। यद्यपि वह मृत शरीर नहीं है, जीवित व्यक्ति है, अर्थात विचित्र साक्षी इसलिए ही कहा गया है। यहाँ पर इस पाठ का हिंदी अनुवाद पूर्ण होता है। पार्ट 2 में हम लोग अभ्यास कार्य को करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ।